पिछले वीडियो में मैंने आपको लोट लकार उत्तम पुरुष से संबंधित जो पाठ था उसको पढ़ाया व समझाया, और आज के वीडियो में मैं आपको उपसर्गों के विषय में समझाऊंगी। उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्गों का प्रयोग कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ मैंने समझाने का प्रयास किया आपको, उसको ध्यान से समझना और सुनना। सुरेश आरंभ से ही ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील था। इस ज्ञान का प्रयोग उसने विज्ञान के अध्ययन में किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में वह आगे के अध्ययन के लिए देश से विदेश चला गया। बच्चों, क्या आप जानते हो, ऊपर लिखे वाक्यों में ज्ञान शब्द से विज्ञान और देश शब्द से विदेश शब्द का निर्माण हुआ है। ज्ञान तथा देश शब्द से पहले 20 शब्दांश लगाकर नए शब्दों का निर्माण हुआ है, जिसने उनके अर्थों में परिवर्तन कर दिया है। भी उपसर्ग है, जानते हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को प्रभावित परिवर्तित करते हैं और उनमें नवीनता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आइए उपसर्ग को विस्तृत रूप से समझते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो बच्चों, ये देखिए, उपसर्ग परिचय क्या है? उपसर्ग परिचय पाठ का नाम है आपका। उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों, ये समझने का प्रयास कीजिए। उप यानी समीप और सर्ग रचना, निर्माण, चमत्कार, अर्थात जो समीप, धातु के समीप आकर जो नए शब्द की रचना करता है, नए शब्द का निर्माण करता है, शब्दों में चमत्कार पैदा करता है, शब्दों के अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब नीचे देखिए, उपसृजयन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः। अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो धातुओं के, धातु अर्थात क्रिया, देखिए हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं और संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से धातुओं के अर्थ में 3 प्रकार का परिवर्तन होता है। जैसे एक तो नंबर 1 क्रिया, अर्थात धातु का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। पहला परिवर्तन क्या होता है बच्चों? क्रिया यानी धातु का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे गच्छति, ये गम धातु है, गच्छति यानी जाता है, और आगच्छति आता है। अब देखिए, बिल्कुल अर्थ बदल गया है इसका। गच्छति मीन्स क्या है? जाता है, और आगच्छति मीन्स आता है। अब क्रिया धातु के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है उपसर्ग के द्वारा? क्रिया अर्थात धातु में विशिष्टता आ जाती है। देखिए कैसे, इक्षते, इक्ष धातु है, इक्षते का अर्थ है देखता है, और इसका फिर दूसरा क्या है? सम उपसर्ग लग गया। इसमें क्या लग गया? सम उपसर्ग। सम प्लस इक्षते यानी समीक्षा करता है, अर्थ बदल गया। देखिए, देखता है, अब यहाँ पर सम उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? समीक्षा करता है। अब परि प्लस इक्षते, अब यहाँ पर परि उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया बच्चों? परीक्षण करता है। देखिए यहाँ पर अर्थ बदल गया। उपसर्ग का प्रयोग इक्षते धातु में, इक्ष धातु में उपसर्ग का प्रयोग किया गया तो उसका एक विशेष अर्थ प्राप्त होने लगा, ये विशेष अर्थ में परिवर्तित हो गया। अब क्रिया धातु का अर्थ यथावत रहता है। कुछ ऐसे धातु होती है जैसे उनमें उपसर्गों का प्रयोग होता है तो क्रिया का अर्थ नहीं बदलता, यथावत रहता है। जैसे बसति, बसति मीन्स रहता है। अधिवसत, अधिवसत मीन्स भी रहता है। यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग, अधि का प्रयोग हुआ, अधि उपसर्ग का, लेकिन धातु में, क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब आगे देखिए बच्चों, उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये धातु और क्रिया के साथ लगकर ही शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। उपसर्ग सदैव धातु एवं शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। उपसर्ग सदैव धातुओं
यानी क्रियाओं के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। ये उपसर्ग कब जोड़े जाते हैं? धातु और क्रिया के पहले ही आते हैं, प्रारंभ में आते हैं, और प्रत्यय हमेशा बाद में आते हैं। जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसको उपसर्ग कहते हैं। यानी किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं बच्चों। अब देखिए निम्नलिखित श्लोक को ध्यान से पढ़ो और समझो। अब देखो यहाँ पर एक श्लोक दिया है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना और समझना। उपसर्गेन धात्वर्थो बलादि अन्यत्र नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। यानी क्या है? उपसर्ग। अब देखिए यहाँ पर इसका अर्थ है उपसर्ग धातु के अर्थ को बलादि अन्यत्र यानी बलपूर्वक अन्य जगह ले जाते हैं। क्या है कि उपसर्ग धातु के अर्थ को बलपूर्वक कहीं अन्यत्र ले जाते हैं, अर्थात धातुओं के अर्थ को प्रायः बदल देते हैं। अब कैसे बदलते? देखिए यहाँ पर प्रहार, आहार, ये हार शब्द है, इसमें अनेक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, और तो कैसे अर्थ में परिवर्तन हो गया आइए देखते हैं। यथा हार शब्द है, हार शब्द का अर्थ है माला या पराजय, परंतु जब उसमें प्रा उपसर्ग लगता है तो क्या बन जाता है? तो शब्द बनता है प्रहार। अब देखिए हार शब्द में प्रा उपसर्ग लगा तो क्या बना? प्रहार, और उसका अर्थ होता है मारना। इसका प्रहार का अर्थ क्या होगा? मारना। उसी प्रकार आ उपसर्ग लगने से आहार बन गया। क्या बन गया बच्चों? आहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है भोजन। देखिए हार शब्द है, हार प्रहार में भी है, हार इसमें भी है, लेकिन उपसर्ग आ लग गया तो अर्थ बदल गया और भोजन बन गया। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है तो क्या बन जाता है? संहार बन जाता है, शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना या विनाश करना। परंतु इसी शब्द में भी यानी हार शब्द में ही भी उपसर्ग लगने पर क्या बना बच्चों? बिहार। क्या बन गया? बी प्लस हार यानी बिहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसका अर्थ क्या होता है? घूमना फिरना, टहलना। इसी प्रकार परि उपसर्ग जुड़कर परिहार शब्द बनता है। हार शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा जुड़ा है? परिहार शब्द बन गया, जिसका अर्थ होता है त्याग करना, यानी किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आया बच्चों। देखिए हार एक शब्द है, उसमें तरह तरह के उपसर्ग जुड़े, उनका अर्थ बदल गया। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। अब बच्चों देखिए ये आपके लिए कार्य है, जैसे क्लास में हम आपको क्लास वर्क कराते हैं वैसे ही आपको थोड़ा सा वर्क देंगे। थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक दीजिए और जो मैं एक कार्य दे रही हूँ उसको कॉपी पर कीजिए। देखिए चरति और भवति धातु है, चरत और भवति धातु है, इनको निम्न उपसर्ग लगाने, इन धातुओं में निम्न उपसर्ग लगाकर शब्दों का निर्माण करना है। जैसे चरति है तो ये बी उपसर्ग लगाना तो क्या बनेगा? विचरति। अपसर्ग लगाना है तो आचरति, उपचरति। ऐसे ही भव धातु में अनुप्रत्यय का प्रयोग करना है, प्रत्यय का प्रयोग करना। अब थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक दीजिए और इसको अपनी कॉपी पर करिए। मुझे आशा है बच्चों कि आप लोगों ने अपना कार्य कर लिया होगा। जो मैंने आपको काम दिया है वो आपने कर लिया होगा कॉपी पर। अब आइए हम उपसर्गों की संख्या देखते हैं। उपसर्ग संख्या में कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? उपसर्ग संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की संख्या 22 होती है बच्चों। कितनी संख्या होती है? 22, जो निम्नलिखित है। अब आपको तो बच्चों उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22। देखिए कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, हम आपको फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिखाते हैं। पहला क्या है? अब। ये कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग। बी उपसर्ग। अब दूर उपसर्ग, दूर उपसर्ग। अब अति उपसर्ग,
भी उपसर्ग है। आधि, कौन सा उपसर्ग है? आधि। सु, सु उपसर्ग। सम उपसर्ग, सम। परि उपसर्ग, परि। इनको ध्यान से देखिए, आपको याद भी करने होंगे। निश उपसर्ग, निस। दुष, दुस। अपि, उत, प्रति, परा, निर, निर। उप, नि, नि। अभि, अभि। आंग, आंग। प्रा, प्रा उपसर्ग। अनु, अनु उपसर्ग। अप, अप उपसर्ग। देखिए बच्चों, तो ये 22 उपसर्ग जो मैंने अभी आपको दिखाए और समझाए, तो ये 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत भाषा में, जो मैंने आपको अभी फ्लैश कार्ड के माध्यम से दिखाए थे। उपसर्गों का प्रयोग और उनके, देखिए बच्चों, उपसर्गों का प्रयोग और उनके प्रयोग से धातुओं में क्या परिवर्तन होता है। जैसे क्री धातु है, अब यहाँ पर देखिए क्री धातु है। क्री धातु यानी करना, इसको कैसे? करोति, करता है। इसका हिंदी में अर्थ करोति का क्या होगा? करता है। अब जैसे उप है, अब यहाँ पर हम उपसर्गों का प्रयोग क्रिय धातु में करके आपको दिखाएंगे। यानी क्री धातु है और यहाँ पर अनेक उपसर्ग लगाएंगे, और ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों की किस तरह से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्गों का प्रयोग करने से अर्थ में किस तरह से परिवर्तन हो जाता है। देखिए ये उपसर्ग है, उप, उप उपसर्ग है, और करोति, करोति का अर्थ क्या होता है? करता है। यहाँ पर उप प्लस करोति, उपकरोति, अर्थ क्या हुआ? उपकार करता है। अब देखिए प्रति, ये प्रत्यय प्रति प्लस करोति, ये प्रति क्या है? प्रत्यय है, और करोति में लगता है तो क्या होता है? प्रति प्लस करोति, प्रतिकरोत, यानी प्रतिकार करता है। यहाँ पर देखिए उपकार करता है, और यहाँ पर क्या हो गया? प्रतिकार करता है। अब सम प्लस करोति, सम प्लस करोति, संस्करोति, संस्कारित करता है। अनु प्लस करोति, अनुकरोति, अनुकरण करता है। अधि प्लस करोति, अधिकरोति, यानी अधिकार करता है। अब देखिए बच्चों, किस तरह से आपने देखा अभी, किस तरह से करोति क्री धातु में, यानी करना, क्री धातु में ये उप, प्रति, सम, अनु, अधि, ये उपसर्गों का प्रयोग किया गया करोति में, तो किस तरह से उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। यानी उपसर्गों का क्या कार्य होता है बच्चों? उपसर्ग जिस क्रिया धातु में लगते हैं उसके अर्थ को पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रायः शब्द के प्रारंभ में ही लगते हैं। देखिए उप प्रारंभ में ही लगे हैं, करोति ये धातु के प्रारंभ में ही देखिए लगे हैं। उपसर्ग हमेशा धातु के प्रारंभ में ही लगते हैं, यानी प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में ही प्रयोग होता है, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में आते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको उपसर्ग समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर ना आए हो तो आप हमको फोन करके समझ लीजिएगा। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में आपके लिए क्या है बच्चों। एक्टिविटी में जो उपसर्ग मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक एक करके मैंने आपको फ्लैश कार्ड के माध्यम से समझाए हैं, उनकी संख्या बतानी है, नाम लिखना है कॉपी पे और याद करना है। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है। क्लास वर्क में जो शब्द लिखे हैं आपके सामने, इनमें कौन सा उपसर्ग लगा है, उन उपसर्गों को अलग करके अपनी कॉपी पर लिखो और याद करो।
अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है बच्चों। होमवर्क में जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, समझो, पढ़ो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।